कभी सोचा है कि साइंटिस्ट्स एक जीन को एक जीव से निकालकर दूसरे में डाल कैसे देते हैं? सुनने में तो ये किसी साईफाई मूवी की कहानी लगती है ना? पर ये बिल्कुल सच है और इसे मुमकिन बनाते हैं कुछ बहुत ही खास बायोलॉजिकल टूल्स। चलिए, आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के इसी टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी कमाल के औजारों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे डीएनए को काटने वाली आणविक कैंची को। फिर उस डिलीवरी व्हीकल के बारे में जानेंगे जो जीन को उसकी नई मंजिल तक पहुंचाता है। और आखिर में देखेंगे कि इन सबको जोड़कर एक नई रिकॉम्बिनेंट सेल कैसे तैयार होती है। तो चलिए इस टूल बॉक्स का पहला और शायद सबसे जरूरी टूल उठाते हैं। ये हैं वो एंजाइम्स जो डीएनए को काटने के लिए एक मॉलिक्यूलर सिजर यानी आणविक कैंची की तरह काम करते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली कैंची नहीं, ये एकदम सर्जिकल प्रिसिजन से काम करती है। इन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जरा सोचिए, डीएनए का एक धागा लाखों अक्षरों यानी बेस पेयर से बना होता है और ये एंजाइम उस पूरे धागे में से अपनी एक खास जगह, जिसे रिकग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, उसे ढूंढकर बिल्कुल वही कट लगाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक खास ताले के लिए एक खास चाबी होती है, वैसे ही हर डीएनए सीक्वेंस के लिए एक खास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ये एंजाइम असल में न्यूक्लियेज नाम के एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। अब इस परिवार में दो मुख्य तरह के सदस्य हैं। एक है एक्सोन्यूक्लियेज जो डीएनए के सिरों को काटते हैं, और दूसरे हैं एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए के बीच में कट लगाते हैं। हमारे काम के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसी दूसरी कैटेगरी यानी एंडोन्यूक्लियेज में आते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात आती है। ये एंजाइम जिस जगह को पहचानते हैं वो अक्सर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम उन शब्दों की तरह हैं जिन्हें आगे से पढ़ें या पीछे से वो एक जैसे ही रहते हैं, जैसे मलयालम। डीएनए में इसका मतलब थोड़ा अलग है। देखिए, एक स्ट्रैंड पर 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में जो सीक्वेंस है, जैसे यहाँ GAATTC, बिल्कुल वही सीक्वेंस दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में मिलेगा। और ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया को कितने अच्छे से दिखा रही है। ध्यान से देखिए, EcoRI नाम का एंजाइम बाहरी डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को एक ही जगह पर काट रहा है। इस कट से जो सिरे बनते हैं उन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं। इन्हें स्टिकी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने साथी यानी कॉम्प्लीमेंट्री सिरे के साथ फौरन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर चिपकना चाहते हैं। और बस यही तो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का सीक्रेट। ठीक है, तो हमने अपनी पसंदीदा जीन को आणविक कैंची से काटकर अलग तो कर लिया, पर सवाल ये है कि अब इसे होस्ट सेल के अंदर लेके कौन जाएगा? यहीं पे हमारे टूल बॉक्स का दूसरा उपकरण काम आता है, एक डिलीवरी व्हीकल, जिसे हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में 3 खूबियां होनी ही चाहिए। पहला, ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ लीजिए ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से डीएनए अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है। इसके बिना जीन की हजारों कॉपीज नहीं बन पाएंगी। दूसरा, एक सिलेक्टेबल मार्कर जो एक तरह का पहचान चिन्ह है। ये हमें भीड़ में से उन सेल्स को पहचानने में मदद करता है जिनके अंदर हमारा जीन सक्सेसफुली पहुंच चुका है। और तीसरा, क्लोनिंग साइट्स। ये वो खास जगहें हैं जहां हमारी आणविक कैंची कट लगा सकती है ताकि हम अपने बाहरी जीन को वहां फिट कर सकें। ये PBR322 का एक क्लासिक उदाहरण है जो लैब में बहुत इस्तेमाल होने वाला प्लाज्मिड वेक्टर है। चलिए इस नक्शे को जरा गौर से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ ऑरी लिखा है, ये रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर ये एम्पार और टेट-आर को देखिए, ये वही सेलेक्टेबल मार्कर हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। ये जीन बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बचाते हैं। और आखिर में ये जो इको आ रहा है, BAM-HI जैसी जगहें दिख रही हैं, ये वही क्लोनिंग साइट्स हैं जहां हम अपना जीन चिपका सकते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को काटता है तो हमें अलग-अलग साइज के कई टुकड़े मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से अपने काम का टुकड़ा कैसे ढूंढें। इसके लिए हम अपने तीसरे टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक में हम एगारोज से बने एक जेल का इस्तेमाल करते हैं जो एक तरह की जेली जैसा होता है। डीएनए के टुकड़ों को इस जेल के एक सिरे पर डाल दिया जाता है। अब डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही बिजली का स्विच ऑन किया, ये सारे टुकड़े पॉजिटिव एंड की तरफ भागते हैं
और यहीं पर जेल एक छलनी की तरह काम करता है। जो टुकड़े जितने छोटे होते हैं वे उतनी ही तेजी से और दूर तक जाते हैं, जबकि बड़े टुकड़े पीछे रह जाते हैं। इस तरह डीएनए के सारे टुकड़े अपने साइज के हिसाब से एक लाइन में लग जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, ये अलग हुए डीएनए बैंड्स हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए हम जेल को एथिडियम ब्रोमाइड नाम के एक केमिकल से रंगते हैं और फिर उस पर यूवी लाइट डालते हैं। और बस जादू की तरह डीएनए के बैंड्स चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में चमकने लगते हैं। अब हमारे पास सारे टूल्स और पार्ट्स तैयार हैं, तो चलिए अब पूरी असेंबली लाइन को एक्शन में देखते हैं और पता लगाते हैं कि इन सबको मिलाकर एक रिकॉम्बिनेंट सेल आखिर बनती कैसे है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखाती है। देखिए, सबसे पहले बाहरी डीएनए और प्लाज्मिड वेक्टर को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया, जिससे दोनों में एक जैसे स्टिकी एंड्स बन गए। फिर हमारा आणविक गोंद यानी डीएनए लाइगेज एंजाइम आया और इन टुकड़ों को जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया। आखिर में इस नए प्लाज्मिड को ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है, जो एक फैक्ट्री की तरह इसकी हजारों लाखों कॉपीज बना देता है। लेकिन एक सवाल अभी भी है, लाखों सेल्स की भीड़ में से हम उन खास सेल्स को कैसे पहचानेंगे जिनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है? इसके लिए साइंटिस्ट्स इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाम की एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। हम अपने जीन को ठीक टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के बीच में डाल देते हैं। इससे वो जीन काम करना बंद कर देता है, यानी इनएक्टिवेट हो जाता है। तो अब नतीजा क्या हुआ? हमारी सही सेल वो है जो एम्पिसिलिन वाली प्लेट पर तो जिंदा रहेगी, लेकिन जैसे ही उसे टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट पर रखेंगे वो मर जाएगी और बस हमें हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल मिल गई। इस तैयार रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालने के भी कई दिलचस्प तरीके हैं। बैक्टीरिया के लिए हीट शॉक मेथड इस्तेमाल होता है। एनिमल सेल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करके डीएनए को सीधे न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और पौधों के लिए तो जीन गन का इस्तेमाल होता है, जिसमें डीएनए से लिपटे सोने के कणों को सचमुच सेल्स पर फायर किया जाता है। तो ये था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा टूल बॉक्स। चलिए एक नज़र में इन सभी जरूरी उपकरणों और उनके काम को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो संक्षेप में हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी आणविक कैंची, डीएनए लाइगेज जो आणविक गोंद का काम करता है, क्लोनिंग वेक्टर जो हमारा डिलीवरी व्हीकल है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि ई कोलाई जो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रतियां बनाने वाली फैक्ट्री है। इन सभी उपकरणों के एक साथ काम करने से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव हो पाती है। ये टेक्नोलॉजी हमें जिंदगी के कोड को बदलने की जबरदस्त ताकत देती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, जब हमारे हाथ में इतने शक्तिशाली उपकरण हों तो इनका इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है?